तो भाई सोशल फार्मेसी में आज जो टॉपिक है आपका, देखो हम लोगों ने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंप्लीट खत्म कर लिया था, है ना। लास्ट प्रीवियस वीडियो में ट्यूबरकुलोसिस और इबोला का वीडियो प्रोवाइड करा दिया। अब बचा है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, है ना। तो मींस अब इंटेस्टाइन के जो इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइन के थ्रू जो इन्फेक्शन जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो ध्यान रखना, ये जितने भी इन्फेक्शन है ये इंटेस्टाइन के थ्रू अंदर जाते हैं हमारी बॉडी में, राइट। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पोलियो माइलाइटिस की और वायरल हेपेटाइटिस की। दो हम जो है यहां पे डिस्कस करेंगे, दो डिजीज। देखो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में क्या क्या है, पोलियो माइलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, फूड पॉइजनिंग, कॉलरा, अमीबियासिस, एक्यूट डायरिया, है ना, टाइफाइड, हुकवर्म इन्फेक्शन, जिसमें से आज हम लोग ये दो खत्म करेंगे। पोलियो माइलाइटिस, देखो सबसे पहले बात करते का है कि पोलियो माइलाइटिस, है ना, पोलियो माइलाइटिस मतलब पोलियो, सिंपल पोलियो, ठीक। अगर हम ज्यादा अंदर घुसते हैं तो पोलियो का मतलब सिंपल पोलियो वायरस है, ठीक है। माइलाइटिस का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। माइल का मतलब और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन। इसी को हम इंटेरोवायरस भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? इंटेरोवायरस, ठीक। इंटेरोवायरस इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन कौन से पड़ रहे हैं हम? इंटेस्टाइन के। ये हमारी इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी के अंदर जाता है, वहां से लिम्फ में जाता है, लिम्फ से ब्लड में जाता है और ब्लड से हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। बेसिकली जो पोलियो है ये स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्ट करता है। जो ट्रेवलिंग रूट है हमारी बॉडी में, इंफेक्शन का रूट है, वो कहां से? इंटेस्टाइन से होता है, ठीक। और ये क्या? एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का वायरस है। कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ठीक है, आरएनए वायरस है ये। कौन सा? ये आपका पोलियो का, जिसको हम पोलियो वायरस बोलते हैं, ठीक। अब देखो ये क्या कई तरीके के होते हैं। पोलियो वायरस इज हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन डिजीज अफेक्टिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या क्या है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जिस सेल को, जिस न्यूरॉन सेल का कनेक्शन साइटोन बॉडी आपके स्पाइनल कॉर्ड में है, वहां से कनेक्शन टूट जाएगा। मींस वहां का ट्रांसफार्मर उड़ा देता है, उस एरिया की बिजली गुल हो जाएगी। जब बिजली गुल हो जाएगी तो किसी भी तरह का मैसेज का आदान प्रदान नहीं होगा। इसीलिए जब पोलियो में पैरालिसिस हो जाती है तो वहां पे सिग्नल्स, ये डिपेंड करता है किस लेवल की पैरालिसिस है, किस लेवल का पोलियो है। पोलियो भी कई तरीके के होते हैं, माइल्ड भी होता है और सीवियर भी होता है ना। तो होता क्या है कि जैसे स्पाइनल कॉर्ड की जो सेल है उसको बीमार कर दिया, थोड़ा बहुत सिग्नल देगा मरते मरते, जब डेड कर दिया सिग्नल बंद, है ना। तो यही पोलियो है। याद रहे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का वायरस है। किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। वॉलेंट्री मसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, देखे होंगे आप, मैक्सिमम पोलियो पैर का होता है, नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज का ज्यादा होता है। अब टाइप की बात करें तो अबॉर्टिव पोलियो माइलाइटिस, ये माइल्ड फॉर्म होता है, माइल्ड फॉर्म, हल्का सा, है ना। नॉन पैरालिटिक पोलियो माइलाइटिस मींस अबॉर्टिव में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, पैर वैर पतले पतले से होते हैं लेकिन स्ट्रेंथ रहती है। नॉन पैरालिटिक पोलियो तो होता है लेकिन पैरालिसिस नहीं होती, काम करते हैं। मींस क्या है? मतलब बॉडी में पोलियो का इन्फेक्शन तो हुआ है लेकिन ऐसा नहीं कि पैरालिसिस नहीं हुआ है, काम कर रहे हैं, बस उसकी ताकत कम हो गई है। सिम्टम्स आर मोर सिवियर देन अबॉर्टिव, लेकिन अबॉर्टिव पॉलीमाइलाइटिस से अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस से थोड़ा सा सिवियर है। नॉट एज बैड एज पैरालिटिक, लेकिन पैरालिटिक वाला ज्यादा खराब है। फिर थर्ड आता है पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, जो कि ज्यादा खतरनाक है, मतलब मोस्ट सिवियर है। रिजल्ट परमानेंट पैरालिसिस ऑफ द सर्टेन मसल ग्रुप। बेसिकली ये मसल ग्रुप पे अफेक्ट करते हैं। अब कहोगे सर कभी कहते हो इंटेस्टाइन पे करते हैं, कभी कहते हो स्पाइनल कॉर्ड पे करते हैं, कभी कहते हो मसल पे करते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी के अंदर आता है।
अंदर आके लिम्फेटिक सिस्टम पे जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम से मसल्स, भाई जिस स्पाइनल कॉर्ड, भाई स्पाइनल कॉर्ड पे सबके सेंटर्स हैं, सबका पावर हाउस है, बाकी तो न्यूरॉन तो आपके वायरिंग हो गई, और मसल्स जहां पे न्यूरॉन्स मैसेज पहुंचा रहे हैं, है ना। तो जब आपका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज कर दिया तो वो मसल काम करना बंद कर देती है, इसीलिए इसको हम क्या, मसल का भी इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं। मसल पैरालाइज तो मसल्स ही होंगी ना आपकी, जिस मसल का कनेक्शन जिस जगह से है स्पाइनल कॉर्ड के, अगर स्पाइनल कॉर्ड का वो सेंटर उड़ा दिया गया तो उस मसल का कोई काम नहीं रह गया, मींस वो काम ही नहीं करेगी, उसको डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं है ना। तो पॉजिटिव, हाँ, जैसे इंक्लूडिंग ब्रीदिंग मसल एंड लेग मसल। अगर ब्रीदिंग मसल में प्रॉब्लम हो गई तब तो आदमी गया, लेग मसल में प्रॉब्लम हो गई तो चलो एक लेग की पैरालिसिस हो गई। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो 3 तरह का पोलियो वायरस होता है, और सब के सब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना। वाइल्ड पोलियो वायरस जिसको टाइप 1, जिसको WPV, W मतलब वाइल्ड, P मतलब पोलियो, V मतलब वायरस, तो WPV1। वाइल्ड पोलियो वायरस 2 और फिर वाइल्ड पोलियो वायरस 3, है ना। तो ये 3 तरीके के पोलियो के वायरस होते हैं, 3 के तीनों आरएनए वायरस होते हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात करें, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, बेसिकली इनके जितने भी सोर्स हैं ये सब फ्लूइड ट्रांसमिटेड हैं। कैसे फ्लूइड ट्रांसमिटेड हैं, है ना। फीसेस ऑफ ह्यूमन का फीसेस से इनका ट्रांसफर होता है। फेरेंजियल सिक्रीशन, जो सलाइवा सिक्रीशन होता है हमारा, उनके थ्रू ट्रांसफर होता है। एज कब, 1 से 2 साल। पोलियो शुरुआत में ही हो जाता, बड़े बच्चों को पोलियो नहीं होता, बड़े बच्चे नहीं, है ना। शुरुआत में ही 1 से 2 साल तक बच्चों को बहुत बचाना पड़ता है, इसीलिए पोलियो की ड्रॉप पिलाते रहना चाहिए। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी 7 से 10 दिन बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट सिम्टम, मींस किसी पे भी अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो इन्फेक्टिविटी पीरियड 7 से 10 दिन का होता है। इम्यूनिटी की बात करें, एडल्ट इम्यून होते हैं, एडल्ट में ये डिजीज नहीं होती। इन्फेंट्स को इम्यून सिस्टम कहां से, 6 महीने तक मां से मिलता है। मदर अगर इम्यून है तो मदर क्या, एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोवाइड कर देती कि 6 महीने तक बेटा मैंने कवच कुंडल तुमको पहना दिया जैसे कर्ण के पास था, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद तुमको अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी, तभी पोलियो से लड़ पाओगे। तो वो बेचारा डेवलप नहीं कर पाता, इसीलिए पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, राइट। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, पोलियो का वायरस कैसे स्प्रेड होता है, पहले बताया। फ्लूइड ट्रांसमिटेड डिजीज, फीकल ओरल कॉन्टेक्ट, स्नीजिंग, है ना, और या किसी को कफ हो रहा है तो किसी तरीके से भी ये वायरस सामने वाले तक स्प्रेड हो सकता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा, अबाउट 90 से 95% जो है, जो इन्फेक्टेड हैं उन पे कोई खास सिम्टम नहीं पता चलता है। सिम्टम्स में वेरी डिपेंडिंग काइंड ऑफ पोलियो वायरस, मींस ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला पोलियो का वायरस ने उसको इन्फेक्ट किया है। शुरू के 2 ने किया तो कोई खास समस्या नहीं, लेकिन लास्ट में पैरालिटिक वाले ने किया तो वो दिखने लगेगा, है ना। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में बताया ना, 90 से 95% लोगों को होता है पोलियो, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक, किसी तरह से उनके पे कोई खास फर्क नहीं, मींस इतना स्ट्रांग नहीं होता। अब अगर हम बात करें एबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस की, तो इसमें क्या, सिंपल सोर थ्रोट, है ना, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फीवर, और अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। नॉन पैरालिटिक दूसरा वाला, ये उससे थोड़ा सा स्ट्रांग, थोड़ा सा सीवियर होता है। हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग में भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फील सिक कपल ऑफ डेज, कुछ दिन तक पेशेंट बीमार रहेगा। अपीयर इंप्रूव बिफोर गेटिंग द सिक, अगेन पेन ऑफ द मसल, नेक, ट्रंक, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भी धीरे धीरे करके मसल में स्टिफनेस वगैरह रहती है, लेकिन ठीक होने लगता है ना। अगर सही से आपकी दिनचर्या रही, सही से आपने दवाएं ली तो ठीक हो जाए। पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस की बात करें, सिम्टम्स एबॉर्टिव एंड नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मसल वीकनेस, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, वीकन ब्रीदिंग, वीक कफ हो गया, क्योंकि भाई अब ये डिपेंड करता है ब्लैडर पैरालिसिस मसल की, कौन सी मसल की पैरालिसिस हुई है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। देखो फिगर में पता चल रहा है ना, सिंपल कॉन्ट्रैक्टनेस ऑफ द पोलियो, देखो लोअर एक्सट्रीमिटीज, मींस पर्सन हेल्दी है लेकिन उसका लोअर एक्सट्रीमिटीज बिल्कुल ना के बराबर, है ना, मींस उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि इसको खड़ा कर सके।
अपर बॉडी, अपर एक्सट्रीमिटीज हेल्दी है, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटीज पे पोलियो का अटैक हो गया है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, कैसे बताएगा लोग? तो फार्मासिस्ट शुड गाइड द इन्फेक्टेड पर्सन, आइसोलेट कर दिया जाए जिसको इन्फेक्शन है ताकि किसी और में ये इन्फेक्शन ना फैले, खासकर बच्चों में। डिस्पोज ऑफ यूरिन फीसेस प्रॉपरली, जहां पे भी सुसु पॉटी जाता है वहां पे बाकायदे हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। ही शुड गाइड द पीपल, अवॉइड ओवर क्राउडिंग एट द पब्लिक प्लेस, ऐसे आदमी को पब्लिक प्लेस पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो किसी और में इन्फेक्शन फैल सकता है। कई बार आपको सिम्टम नहीं होता है, एसिम्प्टोमेटिक हो आप, लेकिन आप उस वायरस के कैरियर हो सकते हो, आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो आपकी बॉडी में पोलियो ने असर नहीं किया, लेकिन सामने वाले पे असर नहीं करेगा, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंशन कैसे? एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पोलियो की ड्रॉप लेते रहो, है ना। टाइप वैक्सीन के फॉर्म में कौन सी वैक्सीन? सेबीन टाइप वैक्सीन। 3 डोज बहुत जरूरी है, स्टार्टिंग में 45 दिन पे। आजकल तो बच्चा जैसे पैदा होता है सबसे पहले पोलियो की ड्रॉप पिला दी जाती, 75 दिन और 105 दिन इस सीक्वेंस में पोलियो पिलानी रहती है, ठीक है। फर्स्ट बूस्टर, उसके बाद ये पिला दिया 3 बार, उसके बाद जो बूस्टर डोज पहली होगी वो शुरू के 2 साल पे, ठीक है। सेकंड बूस्टर डोज जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा, तो ये बूस्टर डोज है कि आगे किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए, नहीं तो लोगों को स्पाइन वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है। इट मींस कि आपके अंदर जो पोलियो वायरस है वो बाकी दूसरे तरीके से आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है। ट्रीटमेंट अगर कैसा है, कोई स्पेसिफिक पोलियो का ट्रीटमेंट नहीं, इसीलिए जिसको हो गया उसको हो गया। एंटीबायोटिक कैन बी गिवन प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, फिजियोथेरेपी की जाती है ना। फिजियोथेरेपी प्रिवेंट द किसका? क्रिम्पलिंग, ताकि किसी तरह की कोई समस्या पेशेंट को ना होने पाए। तो ये बात रही का है कि पोलियोमाइलाइटिस की। दूसरी बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस की। वायरल हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है, नाम से पता चलता है, जैसे हमारा पोलियोमाइलाइटिस था वो भी वायरल डिजीज था, वो भी आरएनए डिजीज था। अब जो आपकी ये वायरल हेपेटाइटिस है ये 5 तरीके की होती है। कौन सी? ए, बी, सी, डी और ई, ठीक। जिसमें से आपकी जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है ये अचानक हो जाती है, एक्यूट, लेकिन बहुत सीवियर नहीं होती। कैसी? बहुत सीवियर नहीं होती। खास बात, ये भी आरएनए वायरस है। ई आपका ये भी आरएनए वायरस है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सी आपका आरएनए वायरस। डी कैसे होती है? ये भी आरएनए वायरस से होती है। फिर आते हैं हेपेटाइटिस बी, सबसे ज्यादा किससे होता है भाई? ये होता है डी, इसमें होता है डीएनए वायरस। अब देखो ध्यान से, सबसे खतरनाक कौन पूछा जाए तो कैसे पता चलेगा? सब एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन एक खतरनाक वाला है लीडर। लीडर क्यों? क्योंकि ये अलग टाइप का है, ये डीएनए वायरस है, वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक, है ना। तो बाकी सब दूसरा ए और ई हो जाता है हेपेटाइटिस, पेशेंट को पता ही नहीं चलता, पेशेंट ठीक हो जाता है, सिंपल सा जॉइंडिस होता है, कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है, ठीक। बी, सी, डी ये होते हैं क्रोनिक, लंबे समय तक, जिसमें से बी बहुत ज्यादा खतरनाक, इसके हो जाने से लीवर कंप्लीट डैमेज हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकती है। यह भी कंप्लीटली फ्लूइड ट्रांसमिटेड डिजीज है, सलाइवा से हो सकता है, रोने से हो सकता है, सेक्सुअली इंटरकोर्स से हो सकता है, सीमेन से हो सकता है, वजाइनल फ्लूइड से हो सकता है, ब्लड किसी ने ट्रांसफर किया है उससे हो सकता है ना, या किसी ने किसी की निडल इस्तेमाल कर ली है, तो इन सब चीजों से आपका ये हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस इंप्लाइज द इंजरी ऑफ लीवर, काहे कि ये बेसिकली लीवर में इन्फ्लेमेशन फैलाने वाली बीमारी है। कंडीशन कैसी? सेल्फ लिमिटिंग, हीलिंग ओन कैन प्रोग्रेस स्कारिंग द लीवर, खुद ही ठीक हो जाती है अपने आप, लेकिन अगर ज्यादा सीवियर हो गई तो लीवर को, जितना ज्यादा सीवियर होगी लीवर को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। हेपेटाइटिस इज एक्यूट when it lasts less than 6 months and chronic when it persists longer। 6 महीने में अगर ठीक हो गई तो इसको हम एक्यूट बोलते हैं, लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा का समय लेता है तो इसको हम क्रोनिक बोलते हैं। क्रोनिक मतलब ये होता है लंबे समय तक कोई बीमारी अगर चल रही है। ग्रुप ऑफ वायरस होता है नोन एज हेपेटाइटिस वायरस, कॉज मोस्ट ऑफ द लीवर डैमेज वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक डिजीज है, हर जगह लीवर को ही ये नुकसान पहुंचाती है। हेपेटाइटिस कैन ऑल्सो ड्यू टू टॉक्सिन्स नोटेबली अल्कोहल, अदर इन्फेक्शन फ्रॉम ऑटो इम्यून प्रोसेस, कोई अल्कोहल पी रहा है एक गिलास में,
पैक से पैक मिलाते जाओ, जाम से जाम मिलाते जाओ, है ना, तो उससे भी हो जाता है। इट मे रन द सब क्लिनिकल कोर्स व्हेन अफेक्टेड द पर्सन मे नॉट फील इल। सब क्लिनिकल कोर्सेज काफी होते हैं, मींस पेशेंट को बिना दवा के भी ठीक किया जा सकता है अगर वो बीमार फील नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हेपेटाइटिस डिटेक्ट हुआ, मींस जॉइंटिस भी एक तरह का हेपेटाइटिस का ही पार्ट है, उसमें भी आपका लीवर ही डैमेज होता है। पेशेंट बिकम अनवेल सिम्टोमेटिक व्हेन डिजीज इंपेयर्स द लीवर फंक्शन। लेकिन अगर लीवर फंक्शन जैसे जॉइंटिस हो गया है ना, तो पेशेंट को पता चले, मींस सिम्टम्स आए लीवर के डैमेज होने के, डिटेक्ट किया तो हेपेटाइटिस कोई ना कोई वायरस निकला, फिर उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया गया, आराम से ठीक हो गया। कॉजेटिव एजेंट हेपेटाइटिस ए का हेपेटाइटिस ए वायरस है, ठीक, ये विरिडी फैमिली का वायरस होता है। कौन सी? विरिडी फैमिली का वायरस होता है, ठीक। एपिडेमियो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी की बात करें अगर हम, तो सोर्स ऑफ इंफेक्शन कैसे होगा, हमने बताया ना, फ्लूइड ट्रांसमिटेड, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से ये हो सकता है। मेल फीमेल दोनों को हो सकता है। 2 से 5 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एक्यूट मतलब जल्दी से होने वाला, ये जल्दी से होने वाला मीन्स जल्दी होने वाला और जल्दी ठीक, जो जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी जाएगा। ओके, तो कहने वाला यंगर पीपल्स वगैरह में ये काफी हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रीट फूड, एक दूसरे का जूठा खाना, ये करना वो करना, ये कुछ ज्यादा होता है ना। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में क्या है? भूख मर जाना, है ना, स्मोकिंग, वर्जन ऑफ द स्मोकिंग, स्मोक, डार्क, यूरिन का कलर डार्क हो जाना, स्किन और आंखें, मींस जॉइंटिस क्या है, जो अगर लाइट जॉइंटिस हुई कैसा पीला पड़ जाना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में डिस्कम्फर्ट, इसको क्या बोलते हैं? एक्यूट हेपेटाइटिस के ये सिम्टम है। ये सिम्टम लंबे समय तक भी हो सकते हैं और कम समय तक भी, ठीक है। मसल पेन, जॉइंट एक, फीवर, नोजिया, ये सब क्या है? ये सब जॉइंटिस का ही पार्ट है, मींस हेपेटाइटिस ए का पार्ट है। क्रोनिक हेपेटाइटिस की बात करें भाई, एक्यूट का मतलब मैंने क्या कहा, जो जल्दी से आ गया, अचानक होने वाली डिजीज। क्रोनिक मतलब लंबे समय से चल रही। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट विल रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, मींस उनमें किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं या फिर कोई माइल्ड सिम्टम हुआ है। एबनॉर्मल ब्लड टेस्ट बीइंग ओनली द मैनिफेस्टेशन, मींस कभी अचानक से सीबीसी करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया तो ये डिटेक्ट हो जाता है अगर एसिम्प्टोमेटिक है ना। फीचर्स में भी भाई, इसीलिए क्रोनिक इसीलिए रह गया ना भाई, लंबे समय तक रह गया। अगर पता चल जाए तुरंत इनिशियल स्टेज पे तो ट्रीटमेंट हो जाए, पता ही नहीं चलता एसिम्प्टोमेटिक है, आपको अंदर ही अंदर बीमार कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। हाँ, कभी रैंडमली गए किसी और बीमारी का, किसी और चीज का टेस्ट करवाने, तो उसमें हमने हेपेटाइटिस का टेस्ट करवा लिया तो हमको हेपेटाइटिस निकला, तो हमको पता चल गया, राइट। फीचर्स में भी रिलेटेड टू एक्सटेंट लीवर डैमेज और कॉज ऑफ हेपेटाइटिस, मैनी एक्सपीरियंस रिटर्न टू सिम्टम्स रिलेटेड टू एक्यूट हेपेटाइटिस। जॉइंटिस में भी पार्ट हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि किस लेवल की जॉइंटिस है। जॉइंटिस भी ऐसी सीवियर होती है, जानलेवा भी हो सकती है, जॉइंटिस में लोगों की जान भी चली जाती है। डिपेंड करता है लीवर को किस लेवल पे जाके डैमेज करता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी हेपेटाइटिस हुई है। हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को देखो तो आंखें पीली, चेहरा पीला, बिल्कुल मींस लीवर ज्यादा से ज्यादा बाइल डिपोजिशन होता चला जा रहा है। ओके, अदर फीचर्स इंक्लूड, कौन सा? वही सेम फीचर्स है। फीवर होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा, पेट फूल जाएगा, इनलार्जमेंट, लीवर इंफेक्शन होगा तो क्या होगा? स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो गया अगर लीवर में, तो लीवर का तो इन्फ्लेमेशन का एक पार्ट ही होता है, स्वेलिंग, स्वेल हो जाएगा, लीवर स्वेल होगा, स्प्लीन स्वेल हो जाएगी। एक्सटेंसिव डैमेज स्कारिंग द लीवर, मींस जिसको क्या बोलते हैं, जब लीवर डैमेज हो जाएगा उसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस हो जाना, ठीक है। लीड्स टू वेट लॉस, भाई जाहिर सी बात, ब्रशिंग ब्लीडिंग टेंडेंसीज, मींस जगह जगह क्या है, इजिली बॉडी में ब्लीडिंग चालू हो जाती है, प्लेटलेट्स काउंट्स गिरता चला जाता है, आरबीसी डेड होती चली जाती है, आरबीसी इकट्ठा होती गई स्प्लीन में, स्प्लीन का भी साइज बढ़ता चला जाता है ना। तो हेपेटाइटिस से ये सब प्रॉब्लम। हेपेटाइटिस बी हमने बताया ए बी सी डी ई, ठीक, सारे आरएनए वायरस हैं, सिर्फ हेपेटाइटिस बी आपका डीएनए वायरस है और मोस्ट डेंजरस वायरस इन्फेक्ट द लीवर इंक्लूडिंग ह्यूमंस कॉज द, अच्छा ये जो है कॉल्ड हेपेटाइटिस, ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, ये एनिमल्स में भी, चिंपांजी में भी हो सकता है, बंदरों में भी हो सकता है ना, गोरिल्ला में भी हो सकता है, मींस जानवरों से भी में भी ये हेपेटाइटिस होता है, उनके भी लीवर को डैमेज करता है। डीएनए वायरस वन ऑफ द मैनी अनरिलेटेड वायरस कॉज द वायरल हेपेटाइटिस, जो बाकी के वायरस है उनकी फैमिली से अलग, बाकी के आरएनए है, ये डीएनए वाला है। एक्यूट इलनेस कॉज लीवर इंफ्लेमेशन, वोमिटिंग, जॉइंटिस, ठीक है,
रेयरली डेथ कम होती है, ये डिपेंड करता है आपको डॉक्टर कैसा मिला। हेपेटाइटिस बी क्रोनिक होती है, इवेंचुअली कॉज लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर, फैटल डिजीज में लीवर कैंसर हो जाता है विद वेरी पुअर रिस्पॉन्स, करंट केमोथेरेपी, इन्फेक्शन प्रिवेंटेबल बाय द वैक्सीन। इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेके, लेकिन जब हेपेटाइटिस ना हुआ हो, प्रिवेंट कर रहे हो, लेकिन जब हो गया तो फिर ट्रीटमेंट कर। देखो प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में यही फर्क है। प्रॉब्लम होने के पहले आप वैक्सीन ले लो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मींस प्रॉब्लम प्रिवेंट हो गई, बच गए आप उससे। लेकिन जब हो गया तो फिर वैक्सीन नहीं, फिर ट्रीटमेंट कराओ पहले। हेपेटाइटिस सी ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज है, पॉजिटिव एजेंट हेपेटाइटिस सी का वायरस, हेपेटाइटिस बी में हेपेटाइटिस बी का वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने कहा फ्लूइड रिलेटेड, सब जितने हैं इन सब का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, ब्लड से ब्लड का कांटेक्ट हो जाए, सीमेन ट्रांसफर, वजाइनल फ्लूइड, सलाइवा, टीयर, है ना, निडल ट्रांसफर, ये सब इन्हीं चीजों से। और इसमें भी भाई सी, बी, सी और डी, ये तीनों लंबे समय तक, ये तीनों कैसे हैं, क्रोनिक हैं। ए और ई कैसा है, एक्यूट है, मींस अचानक होता है और अचानक ठीक हो जाता है। तो सी भी क्रिटिकल है लेकिन बी के कंपैरिजन में कम। ठीक, अब इन सब चीजों में रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, हेपेटाइटिस से प्रिवेंट कैसे हो, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं उसके बारे में टीच करेगा, बताएगा। बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स, इंप्रूव द सैनिटाइजेशन, इंप्रूव द सैनिटाइजेशन मींस सैनिटाइजेशन इंप्रूव होना चाहिए। ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी ही पियो, है ना। एंटी फ्लाई मेजर शुड बी इंटेंसिफाइड, मींस ये जो मक्खियां वगैरह होती हैं इनके लिए वो जो ट्यूबलाइट आती है ना रेज वाली, कि उसके पास गए तो चिड़चिड़ा के मार देती है, ये सब होना चाहिए। अवॉइड अनक्लीन फूड एंड वाटर, अगर पानी गंदा है, खाना खराब है, अनटाइडी है, जैसे स्ट्रीट फूड पे चले जाओ, देखो कितनी मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं मस्त पानी के बतासे। मींस अगर देखो तो उसका ठेला कहां लगा है, ठेला नीचे नाला बह रहा है उसके ऊपर उसने ठेला लगा रखा है और वहीं पे देखो मजे से पानी के बतासे उड़ाए जा रहे हैं, है ना। वॉश योर हैंड थॉरोली, मींस कभी भी आप खाना खाते हो, किसी से कांटेक्ट करते हो, किसी से हाथ मिलाते हो, किसी सरफेस को टच करते हो, उसके जैसे टच करो उसका अपना हाथ धुलो। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी है बार बार चेहरा छूने का, आंख मींजने का, चेहरे पे हाथ लगाने का, तेजी से आपके अंदर में वायरस जा सकता है। तो इन सब चीजों से बचना जरूरी है। ठीक, जहां पे भी आपके यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह हो, कंप्लीट हाइजीनिक होने चाहिए, राइट। तो इन सब चीजों के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने से इनसे बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। ठीक, वायरस पैथोजन कौन है, पोलियो विरिडी, हमने कहा ना विरिडी फैमिली का है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लेविविरिडी, डेल्टा विरिडी और कैल्सीविरिडी, हेपेटाइटिस ई। सिम्टम कौन से भाई, ए और ई, हमने कहा ना जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो हाई रिस्क पे होती है, वो हर चीज के लिए है। ठीक, हेपेटाइटिस बी सिवियर डैमेज, लीवर का सबसे ज्यादा डैमेज ये करता है। सेम एचबीवी क्रोनिक होता है और डी भी आपका क्रोनिक होता है जिसमें मोर्टेलिटी रेट ज्यादा रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड सबका अलग अलग है, ए का 2 से 6 पीरियड, 2 से 6 वीक, हेपेटाइटिस बी 3 से 26 वीक, सी का 2 से 33 वीक, 6 से 26 वीक हेपेटाइटिस डी का, और हेपेटाइटिस ई का 2 से 6 हफ्ते। ठीक, कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है हेपेटाइटिस ए, कुछ खाने से यानी कुछ इंजेस्ट करने से। पैरेंटल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी भी पैरेंटल कॉन्टेक्ट हो सकता है। ओके, फिर हेपेटाइटिस डी की बात करें तो पैरेंटल व्हेन को इन्फेक्टेड विद द एचबीवी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, और हेपेटाइटिस ई भी इंजेक्शन से, मींस ए और ई आराम से ठीक हो जाते हैं। ठीक, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, अगर बात करें ए के लिए आईजीएम एंटीबॉडीज टेस्ट है, आईजीएम बस यही बी के लिए भी है। सी की बात करें तो पीसीआर टेस्ट कराते हैं वायरल आरएनए के लिए। आईजीएम एंटीबॉडी का है कि, और पीसीआर ई के लिए है ना। डी के लिए भी आईजीएम मींस मैक्सिमम के लिए आईजीएम है। सिर्फ हेपेटाइटिस सी और ई ये दोनों क्या है, पीसीआर वायरल आरएनए का टेस्ट करने से इनका डायग्नोसिस हो सकता है कि हेपेटाइटिस कौन सा वाला है। तो पोलियोमाइलाइटिस और हेपेटाइटिस पे आई होप जितना आपके सिलेबस में है उससे के हिसाब से आपके पास नॉलेज हो गया होगा। कोई समस्या हो तो कमेंट करो, दूर किया जाएगा। ओके, बाय।